नमस्कार साथियों, ग्रोथ पॉइंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज और उपाख्यान के रूप में एक और कानून देखना है इस महत्वपूर्ण सीरीज के भाग के रूप में। जैसे आपको मालूम है, यह श्रृंखला इस पुस्तिका के ऊपर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तिका है जिसके तले महत्वपूर्ण कानूनों की चर्चा की गई है, जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। और साथ ही यह पूरी श्रृंखला हम लोग आज़ादी के इस 75 वर्ष यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित करते हैं। प्लस आप ग्रोथ मोड एजुकेशन के साथ आप आज ही जुड़े, हमारी वेबसाइट के थ्रू आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जहां आपको इन्फाइनाइट एग्जामिनेशन रिलेटेड रिसोर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर यह सारी चीज़ों की चर्चा भी आपको ब्लॉग फॉर्म में मिलेगी। साथ ही आप अपनी नोट्स वहाँ से बना सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही हमारी साइट के साथ रजिस्टर कीजिए और हमारी पूरी वेबसाइट तक एक्सेस पाइए। सेम यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक एज वेल। वहाँ से आप हमारे साथ अपडेट रहेंगे। वहाँ से आपको हमारा टाइम टेबल किया है, किस तरीके से यहाँ से चीज़ें जो है वो या लेक्चर्स जो है वो प्रीमियर्ड की जाती है, ब्रॉडकास्ट की जाती है, उनके बारे में भी पता चलेगा। तो आप आज ही उन प्लेटफॉर्म पर भी हमारे साथ जुड़िए। एंड यूट्यूब के तले जिसके तहत हम लोग बात कर रहे हैं, तो यह प्लेटफॉर्म आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो महत्वाकांक्षी छात्र है उनको हमारी यह जो हमारा रेफरेंस दीजिए और उन्हें हमारी चैनल के साथ जोड़ने के लिए आह्वान कीजिए, वही हमारा मोटिवेशन रहेगा। तो अब शुरू करेंगे इसकी मूल बात। जैसे आपको मालूम है कि इस पुस्तिका का 11वां भाग चल रहा है, जिसके तहत एनवायरमेंट संबंधी एवं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी संबंधी यानी पर्यावरण संबंधी एवं जैव विविधता संबंधी जो कानून है उनकी चर्चा हम यहाँ करते हैं। काफ़ी सारे कानून इस संदर्भ में देख भी लिए हैं। आज एक और कानून देखना है इस 88वें उपाख्यान में, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह पूरी अवधारणा है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या प्राधिकरण। देखिए, दो यहाँ मूलभूत उद्देश्य थे। एक तो भारत में जो प्रदूषण के जो है प्रमाण में इजाफा हो रहा था, प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा था दिन प्रतिदिन, ठीक है, तो एक वो बात थी। दूसरी बात उसमें ही एक दूसरी बात ये थी कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस थे भारत के, क्योंकि 1972 से जो एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट के लिए जो अलग अलग सभाएं हो रही है, जो कन्वेंशंस हो रहे हैं, जो ट्रीटीज़ हो रही है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ठीक है, अलग अलग मंच में, तो उनमें भारत सिग्नेटरी रहा है। तो ये भी एक ऑब्लिगेशन था। और दूसरा ये था कि भारत में, जैसे हमें मालूम है कि भारत की जो मेनस्ट्रीम जुडिशरी है वो अपने आप में बहुत ही जो है काम के ढेर से दब गई है, बहुत ही अधिक काम उनके पास आ गया है। तो ऐसे में जो एनवायरमेंट संबंधी मुद्दे हैं, जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं, प्रदूषण संबंधी मुद्दे हैं, उनका न्याय या उनका समाधान तत्काल होना चाहिए। तो ऐसे में उनका समाधान तत्काल करने के लिए ऐसे मुद्दे जो कि पर्यावरण संबंधी है, उनमें जो न्यायिक प्रक्रिया है उसे तेज करने के लिए, अधिक तेज करने के लिए सरकार यहाँ यह पूरे प्राधिकरण के तंत्र के साथ आई। और यह साल रही 2010 की। 2010 के साल में सरकार ने यह प्राधिकरण या हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की, जो अपने आप में पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेज बनाएगा, उनकी प्रोसीडिंग्स को, उनके फैसले जो है तेजी से आएंगे और चीज़ें जो है वो हाथ में ही रहेगी। तो इन सारे उद्देश्यों के साथ सरकार यहाँ यह कानून लेकर आई थी। सेम मोडस ऑपरेंडी से चीज़ों को देखना है। जैसे आपको मालूम है कि यह सारे जो स्पर्धात्मक परीक्षा के अभ्यर्थी उनके लिए महत्वपूर्ण है। सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह यहाँ जो चर्चित चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण है, अलग अलग डिग्रियों में। अब इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे हम बात, माइंड मैप के जरिए देखनी है, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज established on 18th October 2010 under National Green Tribunal Act। यस, कहा गया है कि जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है उसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। इस कानून के तहत सरकार को एक जरूरत लगी, तो उन्होंने एक कानून लाया और इस कानून के तहत एक ट्रिब्यूनल या आप कह लीजिए प्राधिकरण के स्थापना की बात करी गई। तो इस तरीके से 2010 के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कानून के अनुसार राष्ट्रीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई। दूसरा बिंदु कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ड दिस लॉ टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड forum for effective and speedy disposal of case pertaining to environment protection. Yes, speedy and effective proceedings regarding environmental issues should be done here. Conservation of forests for seeking compensation for damage caused to people,
और प्रॉपर्टी ड्यू टू वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ और कंडीशन स्पेसिफाइड वेल गारंटिंग परमिशन, यानी कि कुल मिलाकर पर्यावरण संबंधी कोई भी समस्या है तो अगर उनका आपको त्वरित समाधान चाहिए, इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, तो आप एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। मात्र और मात्र एनजीटी जो है वो पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए ही समर्पित हम लोग कह सकते हैं। इट इज सोलली डेडिकेटेड टू द इश्यूज रिगार्डिंग एनवायरमेंट या रिगार्डिंग पोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ चीजें हमें याद रखनी है। एनजीटी हैज headquartered in New Delhi with regional benches at Pune, which is West Zone bench, फिर भोपाल which is Central Zone in Madhya Pradesh, फिर चेन्नई in Tamil Nadu Southern bench and Kolkata Eastern bench. So this is how the whole mechanism is working. Each bench has a specified geographical jurisdiction. Yes, प्रति bench को एक निश्चित भौगोलिक न्यायिक क्षेत्र मिला हुआ है, जो न्यायिक क्षेत्र एक या अन्य राज्यों से बना है। There is also mechanism for सर्किट बेंचेस, यानी कि फर्दर अगर डाइवर्सिफाई करना है तो उसके लिए भी यहाँ एनजीटी में प्रावधान है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर मशीनरी यहाँ एनजीटी को अच्छी तरीके से दे दी गई है। हेडक्वार्टर उनका न्यू दिल्ली है एवं उनकी जो रीजनल बेंचेस है वो 4 जोन में फैली हुई है, जिनमें जो है वेस्ट जोन है, ईस्ट जोन है, साउथ है एंड जो है नॉर्थ या सेंट्रल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ ये एनजीटी का ढांचा रहा। अब हमें इसकी पृष्ठभूमि देखनी है। पृष्ठभूमि में फिर से 3 बिंदु देखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21। यस, जैसे हमें मालूम है कि आर्टिकल 21 जो है वो जीवन जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार कह सकते हैं। तो जीवन का अधिकार तभी परिपूर्ण होगा जब स्वस्थ वातावरण मिलेगा, जो मानव के लिए जरूरी है, मानव की आवश्यकता है। वातावरण या आप कह लीजिए पर्यावरण, जो मानव के लिए जरूरी है। ठीक है, तो कहा गया है कि भारतीय संविधान में जो धारा 21 जीवन जीने का अधिकार है या जीवन का अधिकार है, उनमें ही स्वस्थ पर्यावरण को सम्मिलित किया हुआ है। तो यहाँ स्वस्थ पर्यावरण देने की जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, वो सरकार का है और सरकार इसे देने के लिए यह पूरा ढांचा बना रही है। दूसरा बिंदु कहता है कि इंडिया इज अ पार्ट टू द डिसीजन टेकन एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड एट स्टॉकहोम इन जून 1972। तो ये तो हमें मालूम ही है कि इंडिया हैज बीन सिग्नेटरी टू वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट, रिलेटिंग टू ह्यूमन एनवायरनमेंट, आप कह सकते हैं मानव पर्यावरण। तो यहाँ भारत एक हस्ताक्षर करता है उस संधि में, उस ट्रीटी में, उस समझौती कर सकते हैं उसमें। तो डिसीजन कॉल अपॉन द स्टेट्स टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इसलिए जो यहाँ हस्ताक्षर करता राष्ट्र थे, ठीक है, उन राष्ट्रों में या उन राष्ट्रों की सरकारों के द्वारा ऐसे कदम उठाने अब आवश्यक थे जो कि पर्यावरण को संभाले रखे, प्रदूषण को कम करे। तो उसी का भाग है भारत में जो एनजीटी की स्थापना है, वो दरअसल उसी का भाग है। उसी दायित्व को परिपूर्ण करने के लिए भारतीय सरकार ने अपने देश में जो है वर्ष 2010 में पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए, पर्यावरण संबंधी मामलों के त्वरित न्याय निराकरण के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की, एक व्यवस्था बनाई। And lastly, also India participated in United Nations Conference on Environment and Development held at Rio de Janeiro in June 1992, जिसे हम अर्थ कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों को साथ में लेकर चलना है। एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये नहीं कि मात्र डेवलपमेंट की ही बात करें, ये नहीं कि मात्र एनवायरमेंट की ही बात करें, दोनों को बैलेंस्ड रूप में देख कर चलना है। पर्यावरण को भी बचाना है, डेवलपमेंट भी करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो कॉन्फ्रेंस थी वो रियो दी जेनेरियो में 1992 में जो ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसमें भारत ने हिस्सा लिया था। द डिसीजन कॉल्स अपॉन स्टेट्स टू प्रोवाइड इफेक्टिव एक्सेस टू जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स। यस, इस डिसीजन में कहा गया यहाँ इस समझौते के तहत कि भाई जो हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है उन्हें अपने यहाँ कुछ ऐसी न्यायिक व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जो पर्यावरण संबंधी मामलों में त्वरित फैसला करे, त्वरित न्याय प्रदान करे। तो यहाँ भारत ने किया। It also includes the development of national laws regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage. Yes, यहाँ ये भी बात
जो है ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि इट ऑल्सो इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लॉज। ठीक है, राष्ट्रीय कानूनों का विकास भी इस समझौते ने देखा कि भाई प्रति हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र में अपने लिए वहाँ एक ऐसा कानून होना चाहिए जो कि प्रदूषण या किसी भी किस्म के पर्यावरण के बिगड़ने से जो प्रभावित हुए हैं लोग, उनको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, उनको एक प्रकार से लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो यहाँ ये एक इसका दूसरा बड़ा डेवलपमेंट था अर्थ समिट 1992 का, जो कि रियो दी जेनेरियो से जानी जाती है। सो दिस इज हाउ इंडियन गवर्नमेंट केम विथ मल्टीपल पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स एंड एक्ट्स लाइक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एज वेल। ठीक है, यहाँ तक हमने बैकग्राउंड देखा। अब इसके उद्देश्यों को देखना है। 2 बिंदु में यहाँ उद्देश्यों को रेखांकित किया गया है, जिनमें कहा गया है कि टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना मगर किस लिए करनी है, तो इन 2 चीज़ों को परिपूर्ण करने के लिए सबसे प्रथम इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस। यस, यह संबंधी पर्यावरण संसाधन संबंधी या पर्यावरण संरक्षा संबंधी या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्स संबंधी, यानी कि वन के रक्षण या किसी भी कुदरती संसाधन के रक्षण संबंधी जो कोई भी मामले होंगे, उनमें न्याय त्वरित मिलेगा, उनमें फैसला त्वरित होगा। तो यह प्रथम इसका उद्देश्य। दूसरा, एनफोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट एंड गिविंग रिलीफ फॉर कंपेंसेशन फॉर डैमेज टू पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी, यानी कि एनफोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट एंड गिविंग रिलीफ एंड कंपेंसेशन फॉर द डैमेजेस टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी विच वॉज नॉट गिवन अर्लियर। ठीक है, जो कंपेंसेशन है वो विक्टिम को नहीं दिया जाता था। जो भी ऐसे जो है प्रदूषण से पीड़ित होता था या किसी भी ऐसी हरकत से पीड़ित होता था, उन्हें किसी भी किस्म का प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता था। मगर यहाँ इस कानून के द्वारा अब यह उनका एक आप कह सकते हो कि एक लीगल राइट है, उनका एक अधिकार है कि वे अब यहाँ कंपेंसेशन मांग सकते हैं इन केस ऑफ डैमेजेस फ्रॉम पोल्यूशन और एनी अदर थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो ये 2 बहु उद्देश्यों के साथ यह कानून को यहाँ लाया गया था। अब इस कानून के प्रावधान देखने हैं, प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करेंगे, अलग अलग बिंदुओं में चर्चा करनी है। प्रथम बिंदु कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, यानी कि प्राधिकरण का जो है गठन या उसकी स्थापना। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड एस्टेब्लिश अ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विच कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन, 10 to 20 जुडिशियल मेंबर्स, 10 to 20 एक्सपर्ट मेंबर्स एंड एनी मेंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ 50 व्यक्तियों तक की एक ट्रिब्यूनल की स्थापना की घोषणा की गई और यह दायित्व केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार यहाँ जिम्मेदार है एनजीटी के गठन के लिए, जिनमें एक अध्यक्ष होंगे, बाकी के 10 से 20 न्यायिक सभ्य होंगे, बाकी के जो है 10 से 20 विद्वान होंगे और अन्य ऐसा कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिनको चेयरमैन के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जा सके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनजीटी। फिर द चेयरमैन ऑफ द ट्रिब्यूनल शुड बी आइदर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। यस, चेयरमैन के लिए यहाँ ये एक कंडीशन है, या तो वे सुप्रीम कोर्ट के जज होना चाहिए या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होना चाहिए। उनके अलावा यहाँ एनजीटी के चेयरमैन यानी कि एनजीटी के चीफ जस्टिस कोई बन नहीं सकते। फिर तीसरे बिंदु पर एक्सपर्ट मेंबर्स नीड टू हैव ए मास्टर डिग्री इन साइंस एंड विथ डॉक्टरल डिग्री or Master of Engineering or Technology with the experience of 15 years in the relevant field, including 5 years practical experience in the field of environment and forest in the reputed national level institution. Yes, तो यहाँ ये विद्वानों के लिए जो experts हैं उनके लिए भी यह कुछ एलिजिबिलिटी है कि या तो उनको उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या डॉक्टरी होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ साइंस, या इंजीनियरिंग में मास्टरी होनी चाहिए, इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री आई मीन। ठीक है, और उनको एक आप कह सकते हो कि एक वास्ट एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, तकरीबन 15 वर्ष का, और उसमें से 5 वर्ष का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल सेक्टर। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ ये चेयरमैन की कुछ एलिजिबिलिटी थी और यहाँ एक्सपर्ट मेंबर्स की। फिर द चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ड्यूरिंग देयर टेन्योर एज सच, यानी कि जब वे एनजीटी के भाग है, एनजीटी में जब वे कार्यरत है, तो कंटेम्पररी पैरेलल वे कोई और ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज़ अ क्राइम। जब एनजीटी में है तो मात्र वे एनजीटी ही होल्ड कर सकते हैं, अन्य कोई ऑफिसेस, अन्य कोई चीज़ें या पद वे होल्ड नहीं कर सकते। फिर दूसरे बिंदु पर ट्रिब्यूनल टू सेटल डिस्प्यूट्स की बात की गई है। द ट्रिब्यूनल शैल हैव द जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल सिविल केसेस वेयर ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग एनफोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट
relating to the environment is involved and such question arise out of the implementation of the enactment specified in schedule 1. तो यहाँ कहा गया है कि कोई भी मामला जो एनवायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, लीगल राइट का है जो कि एनवायरमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है, अगर, ठीक है, लीगल राइट की बात है मगर मुद्दा जो है वो पर्यावरणिक है, एनवायरमेंटल है, तो ऐसे कोई भी मुद्दे के ऊपर संपूर्णतः जुरिस्डिक्शन जो है वो इस ट्रिब्यूनल का रहेगा, ठीक है। सीधा मेन स्ट्रीम जुडिशरी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास सभी सिविल कोर्ट्स के जो पास पावर्स होते हैं, सिविल पावर्स जिसे कहते हैं, वो सारे उनके पास होंगे, निहित होंगे, ठीक है, तब जाके वे फैसला, तब जाके वे न्याय कर सके। तीसरा बिंदु पर रिलीफ कंपेंसेशन एंड रेस्टिट्यूशन की बात की गई है। द ट्रिब्यूनल में प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपेंसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ द पॉल्यूशन एंड अदर एनवायरमेंटल डैमेज अराइजिंग अंडर द एनैक्टमेंट specified in Schedule 1, including accidents occurring while handling hazardous substance, for reinstitution of property damage and for restitution of the environment for such area or areas, ठीक है। तो यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास सत्ता है, ठीक है, कि भाई वो विक्टिम को कंपेंसेशन ग्रांट कर सकती है, और यहाँ कंपेंसेशन ग्रांट जो है वो किसी भी आप कह सकते हो कि जो एग्रीविट पार्टी है उनके द्वारा विक्टिम को दिया जाना चाहिए, वो तय है, और वो एनजीटी के द्वारा सारी चीज़ें जो है वो देखी जाएगी, ठीक है। और शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र हुआ है जिनके तले अगर कोई एनवायरमेंटल वायोलेशन हो रहा है तो इट इज़, आप कह सकते हो कि इट इज़ अ क्राइम एंड इट विल बी पेनलाइज्ड। अब चौथे बिंदु पे एपेलेट जुरिडिक्शन की बात की गई है कि यानी कि एनजीटी जो है वो एक अपीलीय प्राधिकरण भी है, वो एक एपेलेट अथॉरिटी भी है। किनके लिए एपेलेट अथॉरिटी है वो हमें यहाँ देखना है। Any person aggrieved by the order or decision made under Water Prevention or Pollution Act 1974 or Forest Conservation Act 1980, Air Prevention and Control Act 1981, Environment Protection Act 1986, Biodiversity Act 2002। कहने का तात्पर्य यह है कि इन कानूनों के तहत अगर कोई भी ऐसा फैसला आया है जिनमें एग्रीविट पार्टी असंतुष्ट है, दोनों में से एक पक्ष असंतुष्ट है, तो इन दैट केस दे कैन रीच टू एनजीटी। इन सभी कानूनों के लिए, इन सभी कानूनों के माध्यम जो फैसले हुए हैं, कानूनों के द्वारा जो फैसले किए गए हैं, उन फैसलों के लिए ये एनजीटी ट्रिब्यूनल साबित होगी, एपेलेट अथॉरिटी साबित होगी। मैं विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर और डिसीजन और डायरेक्शन और डिटर्मिनेशन इज कम्युनिकेटेड टू हिम प्रीफर एन अपील टू द ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये सारे कानूनों के मामले यहाँ एनजीटी में अपील किए जा सकते हैं सिंपली। अब पांचवें बिंदु पर डिटर्मिनेशन ऑफ द लायबिलिटी टू पे रिलीफ एंड कंपेंसेशन इन सर्टेन केसेस की बात की, कैसे तय किया जाए कि कितनी लायबिलिटी बनती है इन केस ऑफ वायोलेशन या इन केस ऑफ आप कह सकते हो कि एनी हार्म, वेयर द डेथ ऑफ और इंजरी टू एनी पर्सन अदर देन अ वर्कमैन और डैमेज टू एन प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट हैज रिजल्टेड फ्रॉम एन एक्सीडेंट or the adverse impact of an activity or operation or process under an enactment specified in Schedule 1, the person responsible shall be liable to pay such relief or compensation for such death, injury, damage under all and any of the head specified in Schedule 2 as may be determined by the tribunal. Yes, तो यहाँ Schedule 1 के तहत अगर जिन चीज़ों को अवैध बताया गया है, Schedule 1 में जिन चीज़ों को अवैध बताया गया है, अगर उन्हीं चीज़ों के द्वारा कोई भी व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, तो जो नुकसानकर्ता व्यक्ति है, जिनके द्वारा अन्य लोगों को नुकसान किया जा रहा है, हो रहा है, तो दे आर लायबल टू पे कंपेंसेशन विच एवर वॉट एवर डिसाइडेड बाई ट्रिब्यूनल, ठीक है। जो कुछ रकम, जो कोई भी चीज़ है जो ट्रिब्यूनल के द्वारा जो तय की जाएगी, वो इस नुकसानकर्ता पार्टी को माननी पड़ेगी, उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एंड दे वांट टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। अब प्रोसीजर ऑफ द ट्रिब्यूनल shall not be bound by the procedure laid down by Code of Civil Procedure 1908 but shall be guided by the principle of natural justice। yes, भले ही एनजीटी के पास सिविल कोर्ट्स के अधिकार है, सिविल जो प्रोसीजर के द्वारा दिए गए अधिकार है 1908 के, वो एनजीटी के पास मौजूद है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि एनजीटी जो है वो अपने पूरी की पूरी अपने आप में सिविल प्रोसीजर फॉलो करेगा। नो, दे विल नॉट फॉलो सिविल प्रोसीजर, बट देयर प्रोसीजर will be based on the natural law या on the principles of natural law। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के ऊपर उनका कार्य जो है वो रहेगा।
इट शैल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। यस, एनजीटी के पास अपनी ही प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए, अपनी प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सत्ताएं है। इट शैल ऑल्सो नॉट बी बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस कंटेंट इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यस, यहाँ इसके ऊपर एविडेंस एक्ट भी लागू नहीं है। एविडेंस एक्ट से एम्बिट एनजीटी की थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह ट्रिब्यूनल की प्रोसीजर रही। अब पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, the tribunal shall have to discharge its function under this act. The same powers are vested in a civil court under the Civil Code of Civil Procedure 1908. yes, तो सारी की सारी पहले तो सिविल सत्ता है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत जो सिविल सत्ता है दीवानी अदालतों में निहित होती है, वो यहाँ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में निहित रहेगी। While trying a suit in matters related to him on oath requiring either discovery and production of documents, receiving evidence on affidavits, questioning any public order or document or copy of such record or document from any office, issuing a commission for the examination of witness or documents. So these are the powers. Generally, the whole powers which are enjoyed by civil court are enjoyed by NGT. You can read it further. ठीक है, एक एक पावर्स की ही बात है, इसमें कोई जो है अन्य कोई चीजें नहीं है। अब 8वां बिंदु जो कि प्रिंसिपल्स एंड डिसीजन मेकिंग की बात करता है। द ट्रिब्यूनल शैल अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस, सतत विकास का सिद्धांत यहाँ हरित प्राधिकरण के द्वारा लागू किया जाएगा। सतत विकास, द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल व्हाइल पासिंग जजमेंट और डिसीजन। यस, पोल्यूटर पेज ये एक इनके मूलभूत सिद्धांतों का भाग है कि जो प्रदूषण करने वाला है वही जो नुकसान या क्षतिपूर्ति जो है वो देगा, वही कंपेंसेट करेगा। द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल बाय द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स शैल बी बाइंडिंग। यस, मेजॉरिटी अगर आ गई तो वो डिसीजन है वो मान्य रहेगा। इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर्स हियरिंग एन एप्लीकेशन और अपील एंड द ओपिनियन इज इक्वली डिवाइडेड, द चेयरपर्सन शैल हियर सच एप्लीकेशन और अपील एंड डिसाइड। यानी कि यहाँ चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट का पावर है। कास्टिंग वोट समझ लीजिए, 41 मेंबर्स की एनजीटी है, जिनमें से 20-20 कोई एक 20 जो है वो एक पक्ष के फेवर में है, दूसरे 20 जो है वो किसी दूसरे सामने वाला पक्ष के फेवर में है। तो यहाँ जो एक चेयरमैन बचे हैं वे पूरा मामला देख सकते हैं और अपनी बुद्धि, अपनी विवेक बुद्धि से एक वोट कास्ट कर सकते हैं, विच इज अ कास्टिंग वोट। और वे जिस बाजू वोट कास्ट करेंगे वो निर्णय हो जाएगा। फिर 9वां बिंदु अपील टू सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। एनी पर्सन एग्रीड बाय एन अवार्ड डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल में फाइल अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द अवार्ड डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। यानी कि 3 महीने की यहाँ मोहलत दी गई है। 3 महीने के भीतर अगर कोई भी पार्टी अपील में जाना चाहती है एनजीटी के जो है फैसले के विरुद्ध में, तो दे कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 days। 10वें बिंदु में डिपॉजिट ऑफ अमाउंट पेएबल टू फॉर डैमेज टू द एनवायरमेंट की बात की गई है। वेर एनी कंपेंसेशन और रिलीफ इज ऑर्डर्ड टू बी पेड अंडर एनी अवार्ड और ऑर्डर मेड बाय ट्रिब्यूनल ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी डैमेज टू द एनवायरमेंट, दैट अमाउंट शैल बी रेमिटेड टू द अथॉरिटी स्पेसिफाइड अंडर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड फॉर बीइंग क्रेडिटेड टू द एनवायरमेंटल रिलीफ फंड एस्टैब्लिश्ड अंडर दैट सेक्शन। यस, तो यहाँ जो कोई दंड है, जो कोई क्षतिपूर्ति की रकम है जो एनजीटी के द्वारा आदेश दिए गए हैं जिनको वसूल करने के लिए, वो सारे यहाँ इस अकाउंट में क्रेडिट होंगे, जो अपने आप में फिर से एनवायरमेंट जो है कि मेंटेनेंस के लिए ही उपयोग में लिया जाएगा। फिर पॉइंट 11 टॉक्स अबाउट पेनल्टीज, दंड की बात की गई है। एनीवन हु फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी ऑर्डर और अवार्ड और डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट, ही और शी शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। अगर एनजीटी के कोई भी ऑर्डर, उनकी सलाह या उनके जो है किसी भी फैसले को नज़रअंदाज किया जाएगा, तो इन दैट केस वन विल बी पनिशेबल, और ये इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़ रुपये, 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, और विथ बोथ एंड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज विद द एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹25,000 एवरी डे, during which such failure or contravention continues after conviction for the first time such failure or contravention। yes, और अगर यह रिपीटेटिव ऑफेंस लगा, ठीक है, पहली बारी में तो हमने देखा कि कैसे इम्प्रिजनमेंट की सजा जो है वो 3 साल तक बढ़ सकती है एंड 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर फिर से इन बातों को भी नहीं फॉलो किया जाता किसी भी जो है डिसीज्ड पार्टी के द्वारा, एग्रीड पार्टी के द्वारा, तो
द फाइन में भी एक्सटेंड अप टू ₹25,000 ईच डे, एवरी डे। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ ध्यान में रखनी है, ये पेनल्टीज की बात थी। अब 12वां बिंदु लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स की बात करता है। यहाँ 3 शेड्यूल है कुल मिलाकर, तीनों के तीनों में क्या क्या कंटेंट है वो हम यहाँ देखेंगे, जिनमें सबसे प्रथम कहा गया है शेड्यूल 1 कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द वेरियस एनवायरमेंट रिलेटेड एक्ट्स अंडर विच ऑर्डर्स और डिसीजन आर टेकन एंड विच आर हर्ड बाय द ट्रिब्यूनल। यस, तो यहाँ ऐसे कानूनों की सूची है जो कि पर्यावरण के साथ जुड़े हुए हैं और उसके मामलों के ऊपर जो फैसला है वो यहाँ यह प्राधिकरण करेगा। शेड्यूल 2 टॉक्स अबाउट द हेड्स अंडर विच कंपनसेशन और डैमेज में बी क्लेम्ड। यस, ऐसी चीजों की बात करता है जहां कंपनसेशन या डैमेज जो है वो क्लेम किया जा सके। शेड्यूल 2 में वो सारी सूची है। एंड शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट्स मेड टू वेरियस एनवायरमेंटल एक्ट्स की बात की गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह 3 सूचियों से यह पूरा कानून बना है। तो यहाँ तक की बात रही हमारे प्रावधानों की। अब इस उपाख्यान का आखिरी चरण है जिसके तहत हमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की बात करनी है, मगर सबसे पहले हम लोग प्रतिपक्ष देखेंगे, यानी कि आलोचना यानी क्रिटिसिज्म। 4 बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु कहता है 2 इंपॉर्टेंट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनजीटी। ठीक है, तो इनको भी यहाँ एनजीटी के जुरिस्डिक्शन में शामिल कर देना चाहिए तो और फायदा मिल सकता है। ये पहला आलोचना का मुद्दा है। दूसरा, ऑल्सो देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस कैन बी चैलेंज। यस, किस प्रकार के जो निर्णय हैं उनको चुनौती दी जा सके, वो भी एक कंफ्यूजन है, वो भी स्पष्ट नहीं है। तो ये भी इस कानून में इसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। दूसरी इसकी आलोचना है। तीसरा बिंदु कहता है डिसीजन ऑफ एनजीटी हैव आल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड एंड चैलेंज्ड ड्यू टू द रिपरकशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यस, क्योंकि एनजीटी अपने आप में पर्यावरण समस्याओं को ही देखती है, उनको ही कंसीडर करती है, उनको ही रिकॉग्नाइज करती है। तो यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि उनके जो फैसले होते हैं वो देश के या प्रदेश के आर्थिक वृद्धि और विकास के खिलाफ होते हैं, उनके विरुद्ध में होते हैं। तो उनकी कड़ी आलोचना यहाँ होती है। तो ये इसकी तीसरी आलोचना की बात है। वैसे ये आलोचना है नहीं, क्योंकि अपने आप में इसका उद्देश्य ही ये है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखे, डेवलपमेंट को भी देखे और एनवायरमेंट को देखे, मगर मात्र और मात्र एनवायरमेंट को ही देखने का इसका उद्देश्य है। तो ये इसकी वैसे आलोचना नहीं है, मगर यहाँ इसके डिमेरिट के रूप में हम लोग देख जरूर सकते हैं। एंड लास्टली, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज फेसिंग हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस ड्यू टू इनसफिशिएंट फाइनेंस एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स एंड लिमिटेड रीजनल ब्रांचेस। यस, तो इनके पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो इसकी भी हालत आज हमारे मेन स्ट्रीम जुडिशरी के जैसे ही हो गई है। वैसे एनजीटी की स्थापना की जो कल्पना थी वो अपने आप में पर्यावरण संबंधी मुद्दों में तेजी से न्याय प्रक्रिया पूर्ण हो वो था, मगर यहाँ भी अब आज जो पेंडेंसी ऑफ केसेस वो बढ़ गया है। उसके लिए काफ़ी सारे रीजंस है जो यहाँ हमारे सामने रखे गए हैं, जिनमें एक फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स कह सकते हैं, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कह सकते हैं, लिमिटेड रीजनल ब्रांचेस या बेंचेस कह सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी कारणों की वजह से आज इनके ऊपर भी काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ये एक इसका महत्व का आलोचना का बिंदु है। अब ऑन द कॉन्ट्ररी हमें इसके पक्ष की बात करनी है, इसका बेसिकली महत्व समझना है। सबसे प्रथम, ट्रिब्यूनल्स डेडिकेटेड जुरिस्डिक्शन इन एनवायरमेंट मैटर्स हैज प्रोवाइडेड स्पीडी एंड इफेक्टिव एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ द हाई कोर्ट। यस, अन्यथा क्या होता था कि यह सारे मामले सीधे मेन स्ट्रीम जुडिशरी में जाते हैं, स्पेसिफिकली हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण क्षेत्र में न्यायिक प्रक्रिया को इतना तेज बनाया कि आज हाईकोर्ट में पर्यावरण संबंधी कोई मामले नहीं है और पर्यावरण संबंधी मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को तेज बनाने में यहाँ एनजीटी ने हमें बहुत ही मदद की है। तो ये भी नोंदनीय है। दूसरा बिंदु, ओवर दिस ईयर्स एनजीटी हैज इमर्ज्ड एज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन विद सेवरल लैंडमार्क जजमेंट। यस, जब से उसका गठन हुआ तब से उनके पास फैसले जो है मामले आने लगे तो उनके फैसले भी आने लगे और उनमें काफ़ी सारे ऐसे लैंडमार्क सीमा चिन्ह रूप उनके फैसले हैं जिन्होंने भारतीय जो है एनवायरमेंट के लिए, भारतीय पर्यावरण के लिए एवं सतत विकास के लिए बहुत ही जो है एक अच्छा फ्यूचर देखा हो। तो यहाँ एनजीटी को एक अहम महत्वपूर्ण खिलाड़ी मान सकते हैं पर्यावरण क्षेत्र के लिए या उनको बचाने के लिए। तीसरा बिंदु कहता है विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी इंडिया बिकम्स थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल। यस, मात्र 3 ही देश ने ऐसा स्पेशलाइज्ड यानी कि ऐसा विशेष रूप से पर्यावरण समर्पित न्याय
पूरी जो प्रणाली है वो बनाई, ठीक है, जिनमें सबसे प्रथम है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पायदान पर है न्यूजीलैंड, एंड वी आर थर्ड। इनफैक्ट इन ऑल डेवलपिंग कंट्रीज वी आर द फर्स्ट, ठीक है। जो सारे विकासशील राष्ट्र है उनमें भारतीय पहला है जिन्होंने अपने आप में एक विशेष पर्यावरण मामलों के साथ संबंधी न्यायाधिकरण प्राधिकरण का जो है गठन किया, उसकी स्थापना की या उसकी पूरी व्यवस्था बनाई। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके तले हमने महत्वपूर्ण कानून एनजीटी यानी कि ग्रैंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को देखा। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। यह पूरा लेक्चर जो है, जो पूरा कंटेंट है, जो पूरा एनालिसिस है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो फाइनली ट्यून किया गया है सिविल सर्विसेज एवं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के छात्रों के लिए, महत्वाकांक्षी एवं सीरियस छात्रों के लिए। तो आप यहाँ से आपकी नोट्स बना सकते हैं एवं यहाँ चीज़ों को देख सकते हैं। काफ़ी सारे बिंदुओं को भी यहाँ चर्चा की गई है, प्रोज एंड कॉन्स भी देख सकते हैं आप प्रति ऐसे कानूनों के, और जो है अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं। तो आज इतना ही। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन इसी श्रृंखला के एक और कानून के साथ, एक और उपाख्यान में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।